नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के केस कांड के बाद जिस तरीके से भारत की राजनीति में, जुडिशरी में, सब जगह एक आप कह सकते हैं सुनामी आई हुई है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के ऊपर चर्चा भी हुई और इस चर्चा के बाद सीजेआई ने उस याचिका को सुनने के लिए सहमति जता दी है। हालांकि उससे पहले उन्होंने जिस तरीके का रवैया अपनाया है वो उसी ओर इशारा करता है जो कि कॉलेजियम को लेकर पिछले 3 दशकों से देश में एक निरंकुशता जैसी भावना देखने को मिल रही है। इस याचिका को लेते हुए जब वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, जनता के कंसर्न का मैटर है और इसको जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हमने इस मामले को सुनवाई के लिए ले लिया है, इतना ही काफी है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है या चीफ जस्टिस का जो ये पूरा का पूरा एक तंत्र है वो किस तरीके से देश की न्यायपालिका को तहस नहस करने में लगा हुआ है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्या दुनिया के अन्य देशों में ऐसे कॉलेजियम या ऐसा सिस्टम चलता है, वो बाद में आएगा, लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि ये कॉलेजियम का जो निरंकुश तंत्र है जिसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है बल्कि ये संविधान के उपबंधों के खिलाफ जाकर बनाया गया एक परंपरागत जो निर्णयों के आधार पर विकसित हुआ तंत्र है जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिया है। इसकी शुरुआत होती है 1981 में। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और उसको पहला जज मामला कहा जाता है, पहला न्यायाधीश केस इसको कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को लेकर जो बात संविधान में कही गई है उसमें परामर्श का अर्थ सहमति है। इसके बाद दूसरा मामला आता है 1993 में और इसमें पिछले मामले को बदल दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि परामर्श का मतलब सहमति है, लेकिन यहां पर उसकी और ज्यादा व्याख्या कर दी जाती है। फिर एक और मामला आता है और ये मामला आता है 1998 में। इसको तृतीय न्यायाधीश मामला या तृतीय जज केस कहा जाता है, थर्ड जजेस केस। इसमें सारी ही व्याख्याओं को तोड़ मरोड़ के कॉलेजियम का वर्तमान स्वरूप तैयार कर दिया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि संविधान में जो कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति केवल नॉमिनल साइनी है, यानी कि जो भी चीफ जस्टिस और उनके सहयोगी यानी कि जिसमें 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और अगर उन 4 में कोई भी भावी सीजेआई नहीं है तो फिर एक और जज यानी कि 6 जज हो जाएंगे कॉलेजियम के अंदर, ये इस पर प्रावधान है। और इनकी जो सलाह है, इनका जो परामर्श है वो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है, यानी कि सरकार को उन नामों पर सहमति देनी ही पड़ेगी जो कॉलेजियम राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के मार्फत सरकार के पास भेजेगा। यही वजह है कि कई बार आपने ये अखबारों में चर्चा सुनी होगी, टीवी पर भी आया होगा कि जजों के नाम की सिफारिश कॉलेजियम ने की है, सरकार ने कुछ नाम वापस कर दिए हैं, लेकिन कॉलेजियम ने वापस उन्हें दोबारा से जब भेजा है तो सरकार को उन नामों पर सहमति देनी पड़ी है, यानी कि राष्ट्रपति को उन पर हस्ताक्षर करने ही पड़े हैं। अब आप सोचिए, जिस बात को लेकर संविधान सभा में लंबी लंबी बहसें हुई, बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है और उसी संविधान को एक तरीके से नकारने का काम पिछले 3 दशकों से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता आ रहा है। जिस 3 तरीके से या 3 क्षेत्रों से जजों की नियुक्ति की बात की गई थी उसको भी पूरी तरीके से कॉलेजियम ने नकार दिया है। दरअसल जब जजों की नियुक्ति होती है तो उसके लिए 3 क्षेत्रों से लोगों को चुने जाने की बात या जिक्र संविधान में किया गया है। पहला है हाई कोर्ट के जजों में से, या फिर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं उनमें से, या फिर कुछ एमिनेंट जो लॉ यानी कानून के क्षेत्र के जो विशिष्ट जन है, विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, उनमें से जजों को नियुक्त किया जाए।
लेकिन देखने में यह आता है कि ज्यादातर जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट से की जाती है और कभी कभी बार से भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी एमिनेंट पर्सनैलिटी को जो कानून के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखती है आज तक जज नियुक्त नहीं किया गया है और बार से भी अब तक मुश्किल से 12 से 15 जजेस ही आए हैं। यानी कि ज्यादातर जो जज नियुक्त होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस में से ही लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे सिस्टम की एक खामी ये भी है कि इसकी वजह से कुछ हाई कोर्ट्स को भी इसमें बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है, जैसे कि मुंबई हाई कोर्ट है, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मद्रास कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जहां से ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जजों को लिया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जिस सामाजिक न्याय की बात संविधान में की गई है और जिसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर को देश के संविधान का निर्माता कहा जाता है और करोड़ों लोग उनको इस बात के लिए पूछते भी हैं, उस सामाजिक न्याय को तोड़ने का या नकारने का काम भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है करता है। इसका सीधा ताजा मामला अभी जब सामने आया, जब संसद के अंदर एक राज्यसभा सांसद ने जब ये सवाल कानून मंत्री से पूछा कि पिछले 5 सालों में जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, महिला वर्ग है या जो दलित वर्ग है उससे कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हुई है या हाई कोर्ट्स के अंदर हुई है, इसको लेकर कानून मंत्री ने जो जवाब दिया है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। और इस जवाब पर मायावती जैसे लोगों को, चंद्रशेखर जैसे लोगों को या पिछड़ा और दलितों की राजनीति करने वाले, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाले लोगों को तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस जवाब में यह कहा गया है कि पिछले 5 साल में 750 से ज्यादा जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें से केवल 154 जज ही पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से आए हैं। महिलाओं को भी बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिला है। जो SC ST का प्रतिनिधित्व है वो भी बहुत कम है और ये कहा गया कि 78% से ज्यादा जो जजेस नियुक्त किए गए कॉलेजियम के द्वारा या कॉलेजियम की सिफारिश से वो सबके सब सवर्ण कैटेगरी से आते थे। तो जो लोग अभी तक ये सोचकर चल रहे थे कि सरकार अगर राष्ट्रीय न्यायिक अपॉइंटमेंट कमीशन बनाती है तो उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, अब उन्हें यह सोचना चाहिए कि इस स्वतंत्रता की कीमत चुका कौन रहा है। क्या जो दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है या फिर जो पिछड़ा वर्ग है या जो महिलाएं हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है। और सबसे ज्यादा इसकी कीमत चुका रहा है भारत का आम नागरिक, क्योंकि इसी वजह से तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी चल रही हैं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए जो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, उसमें 50% के आसपास वैकेंसी है और भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है। उसी तरीके से तमाम दूसरे राज्यों का भी हाल है। किसी राज्य में 30% की वैकेंसी है, कहीं 40% की वैकेंसी है, कहीं 20% की वैकेंसी है। पूरे देश के अंदर हाई कोर्ट्स के अंदर जजों की वैकेंसी चल रही है, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम बना है ये जजों की नियुक्ति कर पाने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुआ है। और जो नियुक्तियां हुई हैं वो कैसी हुई हैं, इसका अंदाजा आप 2 जजों के नाम से लगा सकते हैं। एक है जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी एक बहुत ज्यादा विवादास्पद फैसला सुनाया था, और दूसरे हैं यशवंत वर्मा, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आते हैं और वो भी DY चंद्रचूड़ जब वहां चीफ जस्टिस थे तब उनके द्वारा ही उनके नाम की सिफारिश की गई थी, जिनके घर से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है बोरियों में भरा हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि या तो जजों की नियुक्तियां की नहीं जा रही हैं और की जा रही हैं तो ऐसे लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं जो न्यायपालिका को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं, न्याय तंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और इस देश के संविधान को ताक पे रखने का काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जिस कॉलेजियम को हमारे यहाँ पिछले 3 दशकों से थोप दिया गया है भारत के संविधान के ऊपर और जिसमें राष्ट्रपति को भी उसके आगे असहाय सिद्ध कर दिया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया
कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो तीसरा न्यायाधीश मामला है उसमें यह कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कॉलेजियम द्वारा जजों के नाम की सिफारिश को राष्ट्रपति को हर हालत में मानना ही पड़ेगा, यानी कि वो सिफारिशें बाध्यकारी होंगी राष्ट्रपति के ऊपर। अब आप सोचिए कि भारत के संविधान ने भारत के लोगों को संप्रभुता दी और भारत के लोगों ने उस संप्रभुता को डेलीगेट कर दिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस संप्रभुता को धता बता दिया है। अगर बात की जाए पूरी दुनिया में क्या इस तरीके से कहीं और भी कॉलेजियम चलता है, तो इसका जवाब है ना में। भारत के अलावा इस तरीके से कहीं भी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता के नाम पर निरंकुशता नहीं चलती है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो या लैटिन अमेरिका के देश हो, जापान हो, साउथ अफ्रीका हो, कहीं भी इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि न्यायपालिका में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ही जजों की नियुक्ति करें और वो ही उनके ऊपर निगरानी रखें। हर जगह चेक एंड बैलेंस चलता है। पूरी दुनिया में कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, इस पर लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। इस पर आपको अमेरिका में किस तरीके से जजों की नियुक्ति होती है, फ्रांस में कैसे होती है, यूके में कैसे होती है, इटली में, जापान में या रूस में या साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कैसे होती है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि कहीं भी कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है उसके बिना कहीं भी जजों की या फेडरल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसमें नियुक्ति नहीं होती है। हर जगह चेक एंड बैलेंस है, प्रक्रिया हर जगह अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, लेकिन सबका लब्बो-लुबाब यही है कि सारी दुनिया के अंदर जो जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट में वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा ही होती है। भारत ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां पर जज खुद अपनी नियुक्ति करते हैं या अपने भाई भतीजों की नियुक्ति करते हैं या अपने चहेतों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा एक और चीज बाद में सामने आई और वो ये थी कि एक फैसला 2003 के आसपास लिया गया और इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अनुमति के बिना किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ न तो एफआईआर हो सकती है न कोई जांच हो सकती है। यही वजह है कि पिछले 15-16 दिन होने को आ रहे हैं तब से यशवंत वर्मा के यहाँ जो कैश मिला है, जो करोड़ों का जो नोटों का अंबार मिला है, नोटों के ढेर मिले हैं, उसके बावजूद भारत की कोई भी एजेंसी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है, जांच नहीं कर पा रही है। कहीं से भी कोई जांच आज तक नहीं हुई है। जांच के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इन हाउस कमेटी बनाई जिसमें 3 जजेस थे, वही लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है तो एजेंसियां जांच करती हैं, एजेंसियां एफआईआर करती हैं, उनके ऊपर केस चलते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति के यहाँ इतना ज्यादा केस पकड़ा गया है, उसके वीडियो फुटेज हैं, तमाम गवाह हैं, उसके बावजूद न तो वो व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुआ है न अपने पद से बर्खास्त हुआ है और यहाँ तक कि उसके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़ी है और इस याचिका पर भी शीघ्र सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस राजी नहीं है। उन्होंने इतना कह दिया है कि हमने इस याचिका को सुनवाई के लिए ले लिया है, यही काफी है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये कितनी बड़ी तानाशाही है, कितनी बड़ी निरंकुशता है जो पिछले 3 दशकों से लगातार जारी है और इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जिन्हें जानकारी है तो वो डरते हैं क्योंकि वो वकील के पेशे से आते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो इसके ऊपर मुंह खोलेंगे तो उनके केसेस भी लटक जाएंगे और उनके क्लाइंट भी उनसे दूर हो जाएंगे। या फिर वो पार्टियां हैं वो जानबूझकर इस पूरी निरंकुशता को पूरे देश पर थोपे रखना चाहती हैं। और हमने अभी जो एक स्याह पहलू आपको दिखाया है कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्ति हुई है उसमें किस तरीके से असंतुलन पैदा हो गया है।
पूरे देश की जो आज राहुल गांधी जैसे लोग जो तमाम जनसंख्या की, जातिगत जनसंख्या की बात करते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो इस पर क्यों नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बनने की वजह से जो एक जातिगत संतुलन है, सामाजिक संतुलन है, वो न्यायपालिका में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अगर राहुल गांधी को पूरे देश में नौकरियों में आरक्षण और जो जातिगत भागीदारी की वकालत करनी है, तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम के खिलाफ बोले और इनसे मांग करें कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखें, जो कि वो नहीं रखने वाले हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अगर केसेस डिसाइड करने होते हैं तो अमेरिका के कोर्ट का हवाला लेता है, यूके के केसेस का हवाला लेता है, इटली, फ्रांस, पूरे दुनिया के केसेस का हवाला लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है जजों की नियुक्ति की, पारदर्शिता की, जवाबदेही की, तो वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं। और अब जो देखने को मिल रहा है वो उसका सबसे ज्यादा विकृत रूप दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। जजेस कैसे रिश्वत लेते हैं इसको लेकर तमाम बातें हैं, तमाम तरीके हैं, और कैश में भी लेते हैं, काइंड में भी लेते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं। अगर आप जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें जाकर अंदर जाएंगे तो आपको इसके और भी ज्यादा घिनौने रूप सुनने को या देखने को मिलेंगे। इन सबको रोकने की जरूरत है। भारत में संविधान का शासन स्थापित करने की जरूरत है, और उसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस असंवैधानिक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, जिसके लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, और ये इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में जो जजों की नियुक्ति को लेकर जो सिस्टम चल रहे हैं उस पर विस्तार से वीडियो बनाएं, तो आप इस पर कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें और हमें बताएं कि क्या हमने जो जानकारी दी है वो पर्याप्त है। इस पर हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, और अभी हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है, हमने बाकी विषयों पर वीडियो बनाने के बजाय अब हम कॉलेजियम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और कॉलेजियम के बारे में जो अज्ञानता लोगों के अंदर है, जो भ्रम है, और इसके जो स्याह पहलू है, तमाम जो अन्य बातें हैं, या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में सुधार के लिए कितनी गुंजाइश है, कैसे सुधार हो सकता है, इस पर आगे हम बात करते रहेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।